इंडियन एयरफोर्स के बाद अभी इंडियन आर्मी की तरफ से भी कैट्स वॉरियर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। एचएएल की तरफ से हाल ही में ही डिलीवर किए गए अपग्रेड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट की एडवांस लैंडिंग ट्रायल को भी सफलता के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल में किया जा चुका है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में अभी इजरायली 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल को टेस्ट करने के बाद इसको ऑपरेशनल यूज के लिए क्लियर कर दिया गया। फ्रांस से A330 मल्टीरोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक A330 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का फैसला किया गया है। इंडियन नेवी को मिलने वाले MS-60R हेलीकॉप्टर में पहले से ही दुनिया की सबसे बेहतरीन लो फ्रिक्वेंसी एक्टिव रडार मौजूद रहने वाला है। और अंत में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से सारस मार्क 2 एयरक्राफ्ट में अभी एक एडवांस ऑटो पायलट सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कैट्स वॉरियर सिस्टम को लेके। आप सभी को पता होगा कि एचएएल की तरफ से अभी अपनी कैट्स वॉरियर प्रोग्राम को इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा रहा है। आप सभी को पता है कि ये 3 अलग अलग सिस्टम है जिनको ऑटोनोमसली और जॉइंटली ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे इनिशियली इनको सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ही इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था और इनको इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर ऑपरेट करने के लिए प्लान किया गया था। पर अभी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है जिनके मुताबिक अब इनको इंडियन आर्मी के लिए भी डिजाइन किया जाएगा, लेकिन आर्मी वेरिएंट इंडियन एयरफोर्स के वेरिएंट के मुकाबले थोड़े अलग होने वाले हैं, क्योंकि आर्मी के पास तो एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं होते हैं, जिस वजह से इनको एयरक्राफ्ट के बदले किसी ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही इसकी जो आर्मी वेरिएंट होने वाली है उसकी वेपन लोडआउट और उसकी साइज भी एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले काफी अलग होने वाली है। और आर्मी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको मेनली एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए डिजाइन करने का प्लान किया जा रहा है। एचएएल की इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी आर्मी की रिक्वायरमेंट को स्टडी किया जा रहा है, जिसके बाद उसी हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि आर्मी आगे चल के अगर इनको खरीदना चाहेगी तो वो इनको कौन कौन से मिशन के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उसी हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करने का प्लान किया जा रहा है। एयरफोर्स वेरिएंट की बात करें तो एयरफोर्स मेनली कैट्स वॉरियर सिस्टम को एयर टू एयर ऑपरेशन के लिए या फिर एयर टू ग्राउंड रोल के लिए भी इस्तेमाल करने वाला है, जबकि आर्मी की तरफ से मेनली इसको सिर्फ एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर सर्वेलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरफोर्स वेरिएंट को 2024 तक ही तैयार करने का प्लान किया गया है, लेकिन आर्मी वेरिएंट की बात करें तो इसकी डेवलपमेंट इससे थोड़ी लेट होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कुछ महीने पहले एचएएल को गवर्नमेंट की तरफ से 16 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वेरिएंट के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। हाल ही में ही एचएएल की तरफ से ये बताया गया था कि इस तरीके की 1 से 2 हेलीकॉप्टर को उन्होंने डिलीवर कर दिया था। अब हालांकि ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ काफी सिमिलर है, लेकिन इनको स्पेशली नेवल ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया और मॉडिफाई किया गया है और मेनली इनको कोस्टल सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी वजह से अभी इनको नेवल वेसल से ऑपरेट करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से दिए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 26 अप्रैल को इंडियन कोस्ट गार्ड के एक शिप में इसको ऑफिशियली डिप्लॉय किया गया था और ऑफिशियल लेवल में इसकी पहली शिप बॉर्न ट्रायल को कंडक्ट किया गया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड की वेसल में लैंड कराया गया था। अभी ऐसे 16 हेलीकॉप्टर को इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कराया जाएगा और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की पहली सक्सेसफुल नेवल ट्रायल के बाद ये एचएएल के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होने वाला है, क्योंकि आगे चल के इसी हेलीकॉप्टर को भी एचएएल की तरफ से इंडियन नेवी को भी ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे नेवल यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर इंडियन नेवी को ऑफर किया जा रहा है। तो अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इसे इस्तेमाल करने के दौरान कोई दिक्कत सामने नहीं आता है तो यकीनन इसको इंडियन नेवी की तरफ से अपने वॉरशिप से ऑपरेट करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन एक बात ये भी हो सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट और ऑपरेशन इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट और ऑपरेशन के मुकाबले काफी अलग होती है, तो डायरेक्टली इसे कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक अच्छे नेवल हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए, शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए एक अच्छा स्टेप होने वाला है। अगला अपडेट तेजस को लेके। कुछ दिन पहले ही तेजस से डर्बी मिसाइल को फायर किया गया था और इसे तेजस से फुल्ली ऑपरेशनल कंडीशन में फायर किया गया था, जिसके साथ ही इसको फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन में अब से स्टैंडर्ड वीवीआर मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए क्लियर किया गया था। अभी एक बार फिर से तेजस से पाइथन 5 मिसाइल को फायर किया गया है। पाइथन 5 की बात करें तो एक 5th जनरेशन का एयर टू एयर मिसाइल है और इससे पहले से ही तेजस में इंटीग्रेट करने की प्लानिंग चल रही थी।
पहले बेंगलुरु से इसकी कई ट्रायल कंडक्ट किए गए थे और अभी पहली बार लाइव वॉरेट के साथ इसको 27 अप्रैल को टेस्ट किया गया था। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल ने हाईली मैनेवेबल टारगेट को 100% एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इससे पहले भी डबी मिसाइल की जो भी टेस्ट किए गए थे उस दौरान भी मिसाइल की हिट रेशियो 100% पाई गई थी। इन दोनों ट्रायल के बाद अभी डबी मिसाइल को और पाइथन 5 मिसाइल को ऑफिशियली तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा रहा है और अब से पाइथन 5 मिसाइल को डबी मिसाइल के साथ जॉइंटली इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब डबी मिसाइल की रेंज लगभग 50 किलोमीटर और पाइथन 5 मिसाइल की रेंज लगभग 20 किलोमीटर है। तो अगर आप इन दोनों मिसाइल से बेहतर रेंज की उम्मीद कर रहे थे तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत मायूसी होने वाली है। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ जब फ्रांस के गश्त पर गए हुए थे उस दौरान मैंने आप सभी को बताया था कि इस विजिट के दौरान राफेल के अलावा एरियल टैंकर्स को भी लीज पर लेने के लिए या फिर खरीदने के लिए फ्रांस के साथ बातचीत हो सकती है और भारत अभी A330 बेस्ड एरियल टैंकर्स को लीज पर लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी जो IL-78 बेस्ड टैंकर मौजूद है इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी काफी खराब है और नॉर्मली ट्रेनिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स अभी अपने एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहता है और इनकी फ्लाइंग आवर को अभी सेव करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से अभी कुछ एरियल टैंकर्स को लीज पर लेने का प्लान किया गया था, क्योंकि पहले से हमारे पास एरियल टैंकर की काफी कमी है और अभी हम कम से कम ऐसे 6 एरियल टैंकर को लीज पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एडिशनल 6 टैंकर को भी आगे चल के खरीदने का प्लान किया गया है। इस दोनों ही टेंडर में अभी A330, KC-46 और IL-78 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से A330 प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करने के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से फ्रांस से एक A330 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की बातचीत की गई है। इसके लिए अभी RFI को भी इशू किया गया है, जिसमें सबसे पहले तो एक मिड ईयर रिफिलर एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जाएगा और इस लीजिंग प्रोसेस को अभी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर फाइनल किया जाएगा और पहले फेज के अंदर सिर्फ एक ही A330 एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए बातचीत की गई है, जिसके बाद अगर इंडियन एयरफोर्स को इसकी परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो बाद में 5 और एयरक्राफ्ट को लीज पर लिया जा सकता है और ऐसे 6 एयरक्राफ्ट को आगे चल के खरीदा भी जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इनको ट्रेनिंग के लिए लीज पर लिया जाएगा ताकि इंडियन एयरफोर्स के पायलट इससे रिफिल करने के लिए फैमिलियर हो जाए। और इंडियन एयरफोर्स का ये भी कहना है कि एयरक्राफ्ट की रिलायबिलिटी काफी अच्छी होती है और लद्दाख के ऊपर भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को रिफिल कर सकते हैं, जो कि हमारी एयरक्राफ्ट की रेंज को और कॉम्बैट रेडियस को इंक्रीज करने में काफी मदद करने वाले हैं। अभी तक जितने भी राफेल भारत आए हैं उन सभी को ही मिड ईयर में जितनी बार रिफिल किया गया उनको इन्हीं एयरक्राफ्ट के द्वारा रिफिल किया गया था। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है कि राफेल को मिड ईयर में रिफिल करने के लिए हमको आगे चल के कोई भी कॉम्पैक्टिबिलिटी इशू सामने ना आए। और इसके अलावा जब इनको आगे चल के हम एरियल टैंकर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते होंगे उस दौरान इनको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर कार्गो एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट होने वाली है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पायलट के साथ फैमिलियर होने के बाद इसकी बड़े ऑर्डर्स को भी आगे चल के प्लेस करने का उम्मीद रखा जा रहा है। अगला अपडेट MS-60R हेलीकॉप्टर्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी के लिए अभी ऐसे 24 हेलीकॉप्टर को खरीदा जाने वाला है, जिनको हमारे फ्रंटलाइन फोर्सेस में डिप्लॉय किया जाएगा। और एक दिन पहले ये खबर सामने आया था कि इन हेलीकॉप्टर्स में अभी भारत की तरफ से कोंग्सबर्ग की नेवल स्ट्राइक मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद इनकी एंटीशिप ऑपरेशन कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाली है। इन हेलीकॉप्टर्स को इंडियन नेवी में शामिल करने से हमारी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी काफी हद तक बेहतर होने वाला है, क्योंकि इनमें मौजूद डिपिंग सोनार इजिली दुश्मन की सबमरीन का पता लगा सकते हैं और हमको काफी मदद करने वाले हैं। अभी हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर की कमी होने की वजह से या फिर ना होने की वजह से हमारी फ्रंटलाइन फोर्सेस की कैपेबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस हो रही है। अभी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से MS-60R हेलीकॉप्टर में एयरबॉर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनार को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए थेल्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। यूएस नेवी की 55 हेलीकॉप्टर्स में इन सिस्टम को भी इंडक्ट किया जाएगा। ये सिस्टम सिर्फ यूएस नेवी के हेलीकॉप्टर्स में ही नहीं बल्कि MS-60R हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाले 3 और ऑपरेटर्स को भी मिलने वाला है। लेकिन ये सिस्टम यूएस की तरफ से भारत को फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर ऑफर किया जाएगा। मेनली इनको शायद हेलीकॉप्टर्स में पहले से इंटीग्रेट करके भारत को दिया जाएगा। इनको ALFS सिस्टम कहा जाता है और ये एक लो फ्रिक्वेंसी एक्टिव सोनार है, जिसको दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी सबमरीन डिटेक्शन प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और अभी इससे यूनाइटेड स्टेट और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, UK, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिलीपींस, पोलैंड और साउथ कोरिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सभी को कल ही मैंने बताया था कि हमारे एक फॉर्मर आर्मी कमांडर के स्टेटमेंट के मुताबिक
अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच फिर से तनाव बढ़ने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि 11th राउंड की बॉर्डर मीटिंग के बाद भी चाइना पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है और पिछले कुछ दिनों से चाइना की तरफ से डीप तिब्बतियन रीजन में अपनी लॉन्ग रेंज की प्रिसिजन स्ट्राइक आर्टिलरी रेजिमेंट को भी तैनात किया गया है। इसी बीच हमारे आर्मी चीफ भी कल ईस्टर्न लद्दाख के विजिट पर गए हुए थे ताकि एक्चुअल सिचुएशन का जायजा ले सके। अभी पता लगा कि चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी खुद की एक कंबाइंड एयर डिफेंस यूनिट को भी एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के चाइना को इस रीजन के ऊपर जॉइंट ऑपरेशन करने में काफी मदद करने वाला है। आप सभी सिस्टम के साथ काफी फेमिलियर हैं, क्योंकि हम भी अभी इस तरीके की जॉइंट कमांड को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही चाइना की तरफ से अभी अपनी आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट और एयरफोर्स की एयर डिफेंस यूनिट को मर्ज करके कंबाइंड एयर डिफेंस यूनिट को वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर डिप्लॉय करने का प्लान किया गया है। आप सबको पहले से ही पता होगा कि चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपनी HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था, लेकिन पहले चाइना की आर्मी और एयरफोर्स की एयर डिफेंस की अलग अलग कमांड रहते थे, लेकिन अभी इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए चाइना की तरफ से जॉइंट कमांड को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगला अपडेट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से। आप सभी को पता होगा कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से अभी एक बार फिर से अपने सारस एयरक्राफ्ट की प्रोग्राम को रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है और इस बार सारस प्रोग्राम काफी सफल रहा है और आगे चल के इसकी अच्छी खासी ऑर्डर भी मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें से कुछ इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल किए जाएंगे और उड़ान स्कीम के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अभी सारस की मार्क 2 वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि इसकी एक 19 सीटर वेरिएंट होने वाला है और इसे 2024 से 2025 के अंदर तैयार करने का काम रखा गया है। इसी बीच नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का कहना है कि वो एक पायलट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को बनाना चाहते हैं ताकि इसे ऑपरेट करने में पायलट्स को की खास परेशानी का सामना ना करना पड़े या पायलट्स के ऊपर कोई ज्यादा लोड ना पड़े। इसी वजह से इसमें अभी एक ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को शामिल करने का प्लान किया गया है, जिससे इसके ऑपरेशन को काफी हद तक इजी किया जा सकता है और पायलट के ऊपर जो लोड रहता है उसको काफी हद तक रिड्यूस भी किया जा सकेगा। इसमें अभी जिस ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है, ये सिर्फ एयरक्राफ्ट के ऑटो पायलट सिस्टम नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड ऑटो पायलट सिस्टम होने वाली है, जिस वजह से इसे ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कहा जा रहा है और इसे अभी डेवलप करने के लिए नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से एक फ्रेश टेंडर को भी इशू किया गया, जिसमें वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से मदद लेने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।